नमस्कार। तो इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 की घोषणा हो चुकी है। करनाल में भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। लोगों के अलग अलग सवाल हैं जिसके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ करनाल के उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लॉकडाउन 2.0 है उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि क्या इसमें होने वाला है। कुछ रिलैक्सेशन की लोग सोच रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा करनाल में क्राउड देखा गया, आज पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हुआ है वो 3 मई तक हुआ है। उसमें 20 तारीख तक तो जो अभी तक की व्यवस्थाएं बनी हुई थी और जो चीज़ें बंद की गई थी ऐसे ही चलता रहेगा। 20 तारीख को कुछ फर्दर रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। उसमें मेन उसका उद्देश्य होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है या लोग जो परेशान हैं उनको कैसे सहूलियत दी जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री चल रही है, नरेगा के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं, उनमें छूट दे दी जाएगी। तो उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी जो है हम मीडिया के ज़रिए समय समय पे और अखबारों के ज़रिए लोगों को देते रहेंगे। तो लोगों से ये आग्रह करूँगा कि लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें। जो करनाल ज़िला है, क्योंकि हमारे 6 केसेस थे, इसलिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हॉटस्पॉट विद क्लस्टर्स जोन में आता है। जो 3 कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स बांटे गए थे उसमें सेकंड कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट में है। अगर कहीं भी हमारा केसेस फर्दर और आते हैं तो जो 20 तारीख के बाद जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जाएंगी वो भी तुरंत रोक करके और फिर से पूर्णतया लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो 20 तक मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि लॉकडाउन का पालन करें, और तब तक अगर हम इसी व्यवस्था को बना के रख सकते हैं और हमारे और केसेस नहीं आएंगे तो फिर हमें कुछ सहूलियतें 20 तारीख के बाद मिल जाएंगी। सर, कुछ आपकी तरफ से ई पासेस इशू की गए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशंस दी गई थी। लोग काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है कि अब वही एक्सटेंड होंगे। डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि अब होने क्या वाला है। उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। जी देखिए, जो भी पासेज इशू किए गए थे जो 14 अप्रैल तक लागू थे, जो 1-2 दिन के पासेज थे उनकी तो बात अलग है, वो तो 1-2 दिन में उनकी एक्सपायरी होगी। बट जो 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल तक वैलिड थे जो पासेस, वो फर्दर ऑटोमेटिकली 3 मई तक एक्सटेंडेड रहेंगे। उसके लिए कहीं पे भी उसको रिवैलिडेट कराने के लिए या री इशू कराने की आवश्यकता नहीं है। हमने हर एक नाकों पे हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को सबको ये हिदायतें दे दी हैं। हाँ सर, जो डिपो संचालक है, आपने भी काफ़ी बार बोला, डीएफएससी ने भी हमारे कैमरे पर कहा था कि जो बदमाशी वो कर रहे हैं, राशन लोगों का खा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद वो सुधर नहीं रहे। आपने आदेश दिए, एक डिपो की सप्लाई सस्पेंड हो गई है। अभी भी शिकायतें आ रही सर कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर जो डिपो संचालक है पूरा राशन नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल निंदनीय बात है। ऐसी इमरजेंसी के समय में कोई इस तरीके से करता है तो हमने शिकायतें आने पे कुछ डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की हैं, और आगे इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई इस पे की जाएगी। और सर, किसानों को लेकर भी आज आपने एक बैठक की, हालांकि आपने कुछ ब्रीफिंग उसमें दी थी। मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसके बारे में पता लग जाए कि किसानों के लिए क्या कुछ आज डिस्ट्रिक्ट करनाल के जो डीसी है उनकी तरफ से आदेश दिए गए, क्या निर्णय लिए गए। क्योंकि जो आड़ती हैं वो हड़ताल की बात कर रहे थे, किसान कह रहे थे कि हमारी पता नहीं फसल खरीदी जाएगी या नहीं। क्या क्लैरिटीज उसमें हुई है? देखिए, किसानों की फसल बिल्कुल खरीदी जाएगी। सरसों की हमारी परचेज वो तो 15 तारीख से यानी कल से शुरू हो चुकी है। हमारी कोशिश रहेगी कि 19 तारीख तक हम वो कंप्लीट कर लें। जो गेहूं की खरीद है वो 20 तारीख से शुरू होगी। इस बार हमने 162 परचेज सेंटर्स बनाए हैं, यानी हर बार जितने हमारे होते थे उससे 6-7 गुना परचेज सेंटर्स ज़्यादा बने हैं। उसका उद्देश्य यह था कि जो खरीद है उसको डिसेंट्रलाइज करने का, कि एक जगह पे ना होकर के अलग अलग जगह पे परचेज हो, ताकि लोग इकट्ठे ना हो सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो हम हर एक परचेज सेंटर पे एक दिन में मैक्सिमम 100 किसानों का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किसानों का गेहूँ खरीदेंगे। इसके लिए किसानों को पहले ही फ़ोन और मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा कि उनको कौन से परचेज सेंटर पे कितने तारीख को गेहूँ लेकर के आना है, ताकि उनको सहूलियत हो और तुरंत वो अपना गेहूँ लेकर आएँ और वज़न करा करके गेहूँ उतार के पर्ची लेके चले जाएँ, ताकि मंडी में किसी तरह की भीड़ भी ना हो और जो हमारा सारा कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इस बार मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूपी या और किसी स्टेट से का गेहूँ बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। और जो हमारे किसान जिनकी ज़मीनें यूपी यमुना के उधर पड़ती हैं बट हरियाणा स्टेट में ही पड़ती हैं, उनको हम संबंधित एसडीएम्स को हमने डायरेक्शन दी है कि मंडी में कोई एक दिन फिक्स करेंगे और उनकी परचेज उसी एक दिन होगी। इसके अलावा जितने भी यूपी से आने वाले हमारे नाके हैं मंगलोरा में और शेरगढ़ टापू में, हमने उनको कम्प्लीटली सील कर दिया है। किसी भी तरह की गेहूं की आवाजाही वहाँ से बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अगर यानी सर किसान हरियाणा का है और यूपी से वो गेहूं ला रहा है और यूपी में उसकी ज़मीनें तो खरीदी जाएगी, इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो अपनी ही गेहूं को लेकर आ रहा है? देखिए, अगर वो यूपी स्टेट से गेहूं लेके आ रहा है तो बिल्कुल नहीं खरीदी जाएगी, ना ही लाने दिया जाएगा।
लेकिन कुछ 4-5 गांव हमारे ऐसे पड़ते हैं जो हरियाणा स्टेट में ही उनकी सारी ज़मीनें हैं, बस यमुना के इधर शिफ्ट होने की वजह से वो ज़मीन यमुना के उधर पड़ गई अब। जी। तो उस पर्टिकुलर एरिया को एक दिन कोई फिक्स करके और उस दिन खरीदा जाएगा। ये कौन सा एक दिन होगा, ये संबंधित एसडीएम उन गाँव में जा कर के और लोगों की मीटिंग करके, सरपंचों की मीटिंग करके बता देंगे। और उस दिन फिर वहाँ नाके पे हमारा मंडी का एक एम्प्लॉय बैठेगा और वो डॉक्यूमेंट देख करके ही अलाउ करेगा। तो यानी यूपी स्टेट की कोई भी गेहूँ नहीं खरीदी जाएगी। हरियाणा स्टेट की गेहूँ जो यमुना के पार है कुछ गांव में, वो ज़रूर हम खरीदेंगे। 1950 सर नंबर आपने जारी किया था, काफ़ी लोगों को राशन पहुंच भी गया, फिर भी सर कुछ लोगों के हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, आपके ऑफिस में भी इस तरह की कॉल्स आ रही होंगी कि राशन उनको नहीं मिल पा रहा। लोग चाहते हैं कि जो संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी अगर उसी को दोबारा से चला दिया जाए कुछ कंडीशंस के साथ, तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें मैं एक तो ये बताना चाहूँगा कि 1950 पे लगभग 1000 से ज़्यादा कॉल दिन के आते हैं और उसमें हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन भी और भोजन भी अवेलेबल करवाएं। जो हमारी सामाजिक संस्थाओं और एनजीओज़ ने जो बहुत अच्छा कार्य किया था, इनफैक्ट उनकी तरफ से भी ये प्रस्ताव भी था और वो आगे फर्दर सेवा करना चाहते हैं। तो 20 तारीख से हम उनको परमिशन देंगे कि वो भी जो है अलग अलग एरियाज़ में जा कर के अपनी सेवाएं दें, प्रोवाइडेड की और फर्दर कोई केसेस ना आए और करनाल में और ज़्यादा स्थिति ना बिगड़े। सर आपकी तरफ से भी कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी इंस्ट्रक्शन जारी की स्कूल्स के लिए कि आप दबाव नहीं बनाएंगे। पेरेंट्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि दबाव भी बनाया जा रहा है, बुक्स के लिए कहा जा रहा है और बुक्स आपने कहा था होम डिलीवरी होंगी, जबकि दुकानदार फ़ोन कर रहे हैं कि हम बुक्स नहीं देंगे, आपको आकर लेनी पड़ेंगी। और कई यानी लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड हो गई, कईयों के चालान कट गए। सर दो चीज़ें हैं इसमें। फ़ीस के लिए मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि फ़ीस सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स से ली जाएगी जो खुद अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से देना चाहते हैं। कोई भी स्कूल संचालक पेरेंट्स को मैसेजेस भेज के, कॉल करके ये बाध्य नहीं करेगा कि उनको अपने बच्चे की फ़ीस जमा करानी है। दूसरा, जो किताबों की जहाँ तक बात है तो हम व्यवस्था बना रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो घर घर जा कर के अपनी वो किट्स में किताबें देंगे और जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए सरकार रोडवेज से अवेलेबल कराएगी। इसके अलावा हम अलग अलग वार्ड्स में दुकान भी आइडेंटिफाई करेंगे। जो होम डिलीवरी जो लोग इच्छुक होंगे, जो हमारे स्टेशनरी कीपर्स, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो होम डिलीवरी किताबों की देंगे और उनको हम बाकायदा उनके नाम, मोबाइल नंबर्स भी मीडिया में देंगे, न्यूज़पेपर्स में देंगे ताकि लोगों को इसकी सहूलियतें हों। दो चीज़ें हैं सर कि एक तो ये स्कूल जो है अपनी पसंद के दुकानदार को सर देते हैं, क्या सेटलमेंट होती है आप भी जानते हैं इस बारे में। दूसरा सर, लोगों की डिमांड है कि हर साल सरकार कहती है कि एनसीईआरटी की ही बुक्स लगेंगी, फिर भी यूकेजी की बच्चे की सर जो बुक्स हैं 3,500 हज़ार की आ रही हैं और इस समय में जब लोग खाने के लिए मोहताज हैं उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप बुक्स भी वही खरीदें। जी, इस बार जो बुक्स की परचेज़ हम एनफोर्स करेंगे, जो डोर टू डोर होगी, वो सिर्फ एज़ पर नॉर्म्स होगी। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं या और उसके अलावा और स्टेशनरी आइटम्स हैं, एज़ पर नॉर्म्स होंगी। रेट लिस्ट बाकायदा उसकी लगेगी कि कौन से क्लास की पूरा का पूरा बुक्स का सेट, उसका क्या रेट पड़ता है और उसी रेट पे जो है वो घर पहुंचाया और जो जाएगा। अपने ही दुकानदारों को सर ये फिक्सअप करते हैं और जो अपने पर्टिकुलर दुकानदार को फिक्स करते हैं तो उसकी तो इस बार नौबत ही नहीं आएगी। रीज़न बीइंग कि जो हम दुकानदार फिक्स हम करेंगे, जो प्रशासन लिस्टिंग करेगा वार्ड वाइज, वो हर एक वार्ड में 1 या 2 ऐसा सबसे बड़ा बुक शॉपकीपर होगा जिसकी सबसे ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ भी होगी, सबसे ज़्यादा किताबें भी होंगी और उसमें क्षमता भी होगी कि वो घर घर जा कर के किताबें डिलीवर कर सके। तो जो लोग इसमें इच्छुक होंगे उनको हम इन्वॉल्व करेंगे और वो खुद अपने घर जा कर के लोगों को डिलीवरी देंगे। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो किताब खरीद के देंगे उनका रेट हम फिक्स करेंगे कि इस रेट पे आपने जिससे भी लेनी है वो उससे लेकर के सिर्फ और इस प्रेस्क्राइब्ड रेट में कंसर्न्ड अभिभावक के घर पे किताब पहुंचाएंगे। और आदेशों की उल्लंघना होती है सर तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे केस में अगर कोई भी सरकारी या कोई भी प्राइवेट स्कूल या कोई बुक कीपर उसकी उल्लंघना करता हुआ पाया गया, ज़्यादा रेट में बेचता हुआ पाया गया, तो सख्त एक्शन लेंगे। और चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट फोर्स में है, चल रहा है, तो उसके खिलाफ संबंधित स्कूल के खिलाफ या बुक सेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और लास्ट में सर, क्योंकि मास्क भी अब कंपलसरी हो गया, कल जानकारी मिली थी सर आपने खुद 2-3 लोगों को पुलिस को हैंड ओवर किया जिन्होंने मास्क नहीं डाले हुए थे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, यही मैसेज देना चाहूँगा कि आगे इस महामारी को रोकने का अकेला तरीका ये है कि हम सब लोग मास्क पहने ताकि इसके संक्रमण को और फैलाव को रोक सकें। हमारे संज्ञान में कई सारे ऐसे केसेस आए थे तो हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू की हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग जगह नाके लगे हुए हैं, बाकी जो ऑफिसर्स जो चेकिंग पे हैं, हर कोई जो है इसमें सख्ती करेगा।
मैंने खुद भी कुछ लोग ऐसे देखे थे जो बिना मास्क के घूम रहे थे, हमने उनका चालान भी किया है। आगे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये थे करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी और सबसे राहत की जो खबर दी है वो फ़िलहाल स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है कि वो एनफोर्स नहीं कर सकते स्कूल के आपको इसी दुकान से बुक्स खरीदनी है या इतने की ही बुक्स खरीदने। रेट भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप डीसी ऑफिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं स्कूल के नाम के साथ, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के उपायुक्त कार्यालय से। आप सभी लोगों से अपील कि इस वीडियो को देखने वाले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं हूं आकर्षण, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, CM सिटी करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।